एक लाइन में डॉक्टर संजय निषाद का सामाजिक न्याय। पहले किसी भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन जो खड़ा होता है उसके लोग अनुभवी लोग आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, फिर रिश्तेदार के लोग आते हैं, फिर समाज के लोग आते हैं, फिर दूसरे समाज के लोग आते हैं। धीरे धीरे सभी लोग आते हैं जिनको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिनके मन में एक सोच होती है, उस सोच को पूरा करने के लिए उस सोच के लोग आते हैं। रहा बात एमपी और एमएलसी, तो 70 साल से तो हम लोग सभी कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसको बटन दबा के उनको एमपी एमएलए में बनाया गया हो। अगर उन्हें बनाया गया और एक एमपी बन गए इंजीनियर मुरली साहब, एक एमएलसी बन गए डॉक्टर संजय, तो इतना दर्द हो रहा है, मेरा समाज कितना दर्द झेल रहा होगा 70 साल से कि जिसे बनाया हो उन्होंने उल्टा कदम चलाया हो। आज इस गिरदित कम्युनिटी में यहाँ मेरे वहाँ एक समिति है, अकेले व्यक्ति कोई नहीं करता, समूह में काम होते हैं, तो मेरे यहाँ समूह से निर्णय होता है और समूह के लोग निर्णय लिए। तो गोरखपुर में हम लोग 2017 चुनाव लड़े, एक विधायक बनाया, समूह में निर्णय लिया। 2018 में हम लोग सपा बसपा 20 पार्टी, समाजवादी पार्टी 4 गठबंधन हुआ। माननीय हमारे डॉक्टर रहीम साहब हैं, उसके सूत्रधार रहे हैं, लेकिन उसमें जब निर्णय जो होगा उसका रिजल्ट आया, लेकिन जब 3 के इंजीनियर मुरली साहब गए तो एक पार्टी ने कहा नहीं हमारे पार्टी के ये सांसद है, बाकी और पार्टियों का नाम गायब कर दिया। अगर कहते नहीं वो गठबंधन के सांसद है तब तो समझ में आता हो, कम से कम वो भी तो ध्यान दें कि कितनी पार्टियां मिलकर उस चीज को, सपा बसपा खत्म हो गई थी 2017 में, लेकिन वह जो चुनाव था वह जिंदा कैसे हुई, गोरखपुर फूलपुर कैराना रूलपुर से। तो आरोप लगाना बहुत है, मैं 13 किताबें लिखा हूँ, उसका पूरा प्रश्न का जवाब होगा। मैंने 13 किताबें ली है, समाज के साथ मैंने संघर्ष किया है, उनके लिए त्याग किया है, मैंने खोज किया, प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठे किए, इनके लिए आंदोलन किया है, इनके लिए इतिहास बताया, मैंने एक अखाड़े के पहलवान तैयार किया हूँ और ट्रेनर रहा हूँ। तो राज्यपाल ने मनोनीत किया है, ऐसा नहीं कि किसी ने हमें उठा के रख दिया दस्तखत करके। अगर उस राज्यपाल ने किया भारतीय जनता पार्टी, तो उनको मैं बधाई, तो मेरा समाज नहीं बधाई देता कि 70 साल से बहुत बिरादरी के एमएलसी हुए, लेकिन कभी निषाद के बेटे को कोई मनोनीत तो नहीं किया, कभी नजर तो नहीं डाला। तो उनके भी कुछ कृत्य होंगे, उनके भी कोई काम होंगे, देश में एक बड़ी आबादी है, लोगों का सहयोग बन रहा। तो इसलिए मैं इस पर आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपके जवाब देता हूँ। चलिए ठीक है, अब ये जरा ये आप देख रहे हैं कि अपनी बातों को कहते हुए बड़े दल के साथ अपने एजेंडे को आगे ले जाना, ये कई बार मुश्किल होता है, कई बार आसान होता है। अगर बड़े दल को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, सरकार में अपरिहार्य लगे, छोटा दल जो साथी है तो फिर जाहिर है उसकी ज्यादा बात सुनी जाती है। और अगर अपने दम पर कामकाज चल रहा हो तो जो साथी है वो साथ तो रहता है, लेकिन कई बार उसकी उतनी सुनी नहीं जाती, और ये बड़ा स्वाभाविक सा अरिथमेटिक गेम है। क्या इतना ही स्वाभाविक छोटे दलों को लगता है, या कई बार कहीं बहुत पीड़ा भी होती है? जरा ये समझेंगे बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जरा ये समझाइए कि अभी तो आपका कारवा बना और शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये कि देर क्यों हो गई, इतना सोच विचार हुआ, या जब कहीं कुछ नहीं मिला तमाम विंडो शॉपिंग कर ली गई, दुकान अब खुलने लगी, मंडी उठने लगी, तब जहाँ जो मिला खरीद लिया गया? ऐसा नहीं है, हम लोगों की बात लगभग 1.5 महीने से चल रही है। जो आज जब अनाउंस हुआ उसके पहले हम लोग, मैं और वैसे साहब और दाऊद मिर्जा साहब आपस में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और जब आपस में हमारा बैठ के सीटों का तालमेल हो गया तो हम लोगों ने अनाउंस कर दिया। इसमें इस विलंब को सिर्फ ये देखना चाहिए कि बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। हाँ, विलंब की कोई और दूसरी वजह नहीं है, इस वजह पर आप जाना चाहते हैं। पहले जो विकल्प तलाशे जा रहे थे वो विकल्प नहीं मिलने के बाद फिर नहीं, ओवर एज लड़के की शादी के मामले में होता है, हाँ, फिर बाद में जो रिश्ता बच जाए कर लो, नहीं तो ये भी चला जाएगा। वैसे तो वैसे तो ओवर एज में हूँ, बालों से मैं ओवर एज हूँ, लेकिन नहीं चल रहा है और कोई बात नहीं थी। फिर देखिए TV9 पे छोटी पार्टी प्रेमचंद बिन, अनुराग भाई, आशीष पटेल, लेकिन पूरे प्रदेश में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पूरे सब अलग अलग कुर्सी बैठाए गए हैं डॉक्टर। विधानसभा में हम लोगों ने अपना हाँ हाँ उसी हिसाब से वैसी साहब का भी संगठन हाँ है तो पूरे प्रदेश में और 75 जिलों में होटल हयात हवा और 52 में पूछ ले। हम लोगों को थोड़ा आपस में बातचीत करने में अपने साथ। लेकिन आपसे वैसे साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा कि आप कुशवाहा साहब को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं,
लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर होकर आप लोग कहते रहे, आप सुप्रीम कोर्ट तक को कहते रहे, हालांकि जस्टिस वर्मा को कोर्ट करके कहा आपने। आप जब जाएंगे लोगों के बीच में, तो जो हिंदू वोटर है इस बारे में जब आपसे बात करेगा, क्या जवाब देंगे? देखिए, हम जो बात करते हैं, जो हम कहते हैं, आज आपके बीच में कह रहे हैं, हम एक ही मुद्दे पर जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो एक ही बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा। जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, महात्मा फुले साहू अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और मानवर कांशीराम साहब के चेहरे हैं। हम उस विचारधारा से जरा भी नहीं डिगे। आज कांशीराम साहब नहीं है, बीएसपी की विचारधारा वो है या नहीं, मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि जो साहू फुले और अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मानवर कांशीराम साहब चले थे, उसी विचारधारा के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी खड़ी की है और उसी विचारधारा के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम भागीदारी के मुद्दे पर जा रहे हैं कि हमको हिस्सा मिले। आप हमको पिछड़ा बनाओ, अगड़ा बनाओ, दलित बनाओ, लेकिन हमारा जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा दो। एक बात बताइए, लेकिन और ये सही से बताइएगा, आप जितना सही बोलेंगे लोग उतने मुतासिर होंगे। राजनेता कई बार चीजों को गोल गोल कर देते हैं। क्या विचारधारा की पॉलिटिक्स बची हुई है? खासतौर से छोटे दल, ये समझा जाता है कि उनका नेगोशिएशन जहां बेहतर हो गया वहां वो चले जाते हैं, विचारधारा की ऐसा कोई बात नहीं होती। अब जैसे बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में बात कर ली जाए, आप कांशीराम जी से लेकर बीएसपी ठीक है, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, फिर अभी आपका ये गठबंधन, मतलब इसमें कुछ विचारधारा जैसा वाकई है क्या? बिल्कुल है। हिस्सेदारी के मुद्दे पर ओवैसी साहब, पावन मेश्राम साहब और मैं, हम लोग हिस्सेदारी के नाम पर साथ हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात करें। हिस्सेदारी की विचारधारा, सबको हिस्सा मिले। अगर सिपाही की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, लेखपाल की हो, पटवारी की हो, पंचायत सेक्रेटरी की हो, तहसीलदार एसडीएम की हो, तो सबके बच्चे हो। ऐसा नहीं कि जब सरकार में जाना है, वोट लेना है तो हम सबकी बात करें और जब सत्ता में पहुंच जाए तो कुछ लोगों के लिए काम करें। सिपाही कुछ लोगों के बने, दरोगा कुछ लोगों के बने, पंचायत सेक्रेटरी, बाबू, तहसीलदार, ये जो बातें आप कह रहे हैं सबके बने। क्या ये आपके पहले किसी पार्टी ने नहीं सोचा? और अगर सोचा तो क्या व्यवहारिक नहीं है क्या? नहीं। और अगर व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक किया होता तो हम ये कहते थे। नहीं तो फिर मुझे ये लगता है कि कहीं वो ये ख्वाब तो नहीं है जो ख्वाब भी रहने में ख्वाब रहते हैं, अगर उनको हकीकत कर दिया जाए तो ख्वाब में आना बंद हो जाते हैं। नहीं, ख्वाब नहीं रहेंगे, हकीकत हो गई हकीकत। कोशिश भी की गई। तो ये जो आपको सुनने में अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको हकीकत में लाने का, लेकिन एक दावा किया गया, दावा ये किया गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो मेन चैलेंजर है वो समाजवादी पार्टी बचा नहीं है। अब इनका जो 5 पार्टियों का और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ थोड़ा बहुत कुछ और बढ़े, वो मेन चैलेंजर हो गया। ये बहुत बड़ा दावा नहीं है आपका? नहीं, ये बड़ा दावा थे। हम पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन कर रहे हैं और हम सभी जगह जा करके हमने अपनी बात कही कि अगर आपको हक हिस्सा लेना है तो हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। अब वही समीकरण हमने भी लोगों को बना के दिखाया, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी, वही विचारधारा लेकर के हम लोगों की। तो एक तरफ एक है, उसकी अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है और एक खेमा है जो एक तरह की बात कर रहा है। कौन एक तरह की बात कर रहा है? तब मेरे बगल में बाएं बैठा हुआ एकदम बाएं। नहीं सुनिए, दूसरी तरफ जो उसको घेरने वाले लोग हैं वो कई तरह से बटे हुए हैं, तो घेरेबंदी और मजबूत होगी कमजोर होगी? नहीं, घेरेबंदी मजबूत है और मजबूत रहेगी। और जिनको किस बेसिस पे घेरे आप बटेंगे नहीं वोट? नहीं, वोट बटेंगे नहीं। आप देखिएगा, अभी थोड़ा 1 हफ्ते का टाइम और दीजिए, 1 हफ्ते में देखिए जरा उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बन रही है। 1 हफ्ते का वक्त और दीजिए। 1 हफ्ते में देखिए आप, वैसे सियासत में तो 24 घंटे, और मेश्राम साहब आ गए हैं शायद, तो मेश्राम साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, सर आ जाए। कुशवाहा साहब आपको और जोशो खरोश के साथ बुला रहे हैं, आप सब साथ आए एक मंच पर। तो असदुद्दीन ओवैसी अब से कुछ देर पहले होकर गए हैं और अब आप लोग आ गए हैं, तो और समझ में आएगी चीजें कि आप लोगों के लिहाज से कितनी
अभी बाबू सिंह कुशवाहा साहब से मैं यही बात कर रहा था, ये बहुत बड़ा दावा नहीं है आपका कि आपको हम उधर भारतीय जनता पार्टी और इस तरफ जो चैलेंज देने वाले हैं वो हम, ये दावा हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, हमने सुना। जब दावा ही करना है तो बड़ा क्यों ना किया जाए कि तर्ज पे था या इस पे दम? दावा करना वैसे एक आधार पर गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ में जो सहयोग में दल है वो 2 जिले में, 3 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में है। हमारे गठबंधन में जो 5 दल अभी है, टोटल अभी 13 हो गए हैं। तो इसमें 3 मेजर दल है, जनाधिकार पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी, और हम वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, एक सामाजिक संगठन इनके समर्थन में, जिनका पूरे 403 विधानसभा में प्रभाव है, तीनों दलों का। और समाजवादी पार्टी के साथ में जो दल है वो 2 जिलों में, 4 जिलों में, 5 जिलों में ऐसे समर्थन है। आधार है, कोई आधार है जिसके आधार पर ये बातें की जा रही है। वो हमारा जो प्रभाव क्षेत्र है तीनों पार्टियों का मेजर, उसमें से वो राज्य लेवल का है, स्टेट लेवल का है। और स्टेट लेवल का होने की वजह से हम कंपेरेटिवली ये बात कह रहे हैं, इस वजह से हम ये बात दावे के साथ कह रहे हैं। कोई बेवजह नहीं कह रहे, इस आधार के आधार आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रभाव है। प्रभाव होने से, कुछ एक समर्थक होने से, आपका इन्फ्लुएंस होने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या वो इतना साइजेबल होगा कि आपके कैंडिडेट को विनेबल बनाए? अगर विनेबल नहीं बनाएगा, इतने लायक नहीं बनेगा, बनाइएगा, तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी का जो जीत सकता है उसका हक ले जाएगा, बस इतना ही करेगा। तो जो जीत सकता है उसको जीतने, कैसे जीते नहीं, ये सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा अपनी जीत को सुनिश्चित करेगा। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसका जवाब दूंगा, लेकिन अभी डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर यू, आप बहुत अच्छे सर्जन माने जाते हैं, आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। लिवर जो शरीर का बड़ा मुख्य भाग होता है, उसके कमाल के सर्जन है डॉक्टर साहब, लेकिन ये सर्जरी उस मामले में क्यों नहीं आगे बढ़ा पाई? लिवर पार्टी का क्यों हाथ बात ठीक नहीं रख पाई कि आपके साथ लोग जुड़ते जाएं और कारवा बनता जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो 2012 में हमने दिखाई है, सर्जरी की है, और आजादी के बाद से ऐसा कोई दल नहीं रहा है जो अकेले चुनाव लड़कर के पहले चुनाव में ही 4 सीट जीती हो। ये पीस पार्टी ने ही किया हुआ है। और बढ़ना बिगड़ना तो बहुत सरकारें बिगड़ जाती हैं, चली जाती हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो टूटी ना हो, बनी ना हो। आज जो सत्ता में है वो भी बहुत बार टूटी है। तो टूटना बनना तो ये तो बना रहता है, मगर जो पीस पार्टी का कार्यक्रम है, जो पीस पार्टी की नीतियां हैं, जो समाज के सभी कमजोर वर्गों को लेकर चल रही है, खासतौर पर पिछड़े दलित और मुसलमान को, जो अभी तक सियासत से उपेक्षित है, वंचित है, और हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। और अभी हम सभी ने मिलकर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस भी बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, और जिसमें किसान पार्टी है, और किसान पार्टी है। ये सब 2-3 पार्टियां चंद्रशेखर पहले सोच रहे थे कि उनकी समाजवादी पार्टी के साथ बात कर जाए, वो फिर उनका दर्द भी छलका और उन्होंने कहा बस छोटा भाई ही कह दें, हम साथ में आ जाएंगे। ये TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में एक्सक्लूसिव उनके तो आंसू तक निकल आए। अब उसके बाद मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे कुशवाहा साहब से भी मैंने ये पूछा था कि बाद में फिर चलो जो मिला, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के बाद में होली वाली बात होती है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये 50% सही भी हो सकती है, मगर मैं इसको मानता हूँ कि अगर ये तो सबकी कोशिश होती है कि उसकी विनेबिलिटी रहे, जितने भी उसकी समीकरण बने, और उसके लिए सभी दल ये कोशिश करते हैं। छोटे ही दल नहीं बल्कि बड़े दल जो सत्ता में हैं, वो भी अपनी वोट बढ़ाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। तो चंद्रशेखर जी, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है पिछड़े दलितों का,
उसके साथ वो परिवर्तन मोर्चा उन्होंने बनाई। इस मामले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर के एक संयुक्त परिवर्तन मोर्चा बना है और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश करेगा और जो समाज के जो छोटे और जो दल हैं, जो गठबंधन बने हैं, हमारी तो कोशिश रहेगी कि उनसे भी कुछ समन्वय हो जाए। और इसके बारे में मैंने बाबू सिंह कुशवाहा से मुलाकात भी की और ये भी चाहते यही है कि ठीक है, जहां हम लोग जीत सकते हैं हम एक दूसरे का सहयोग करें। सभी सीटों पर न ये जीतने जा रहे हैं, न हम जीतने जा रहे हैं, न कोई जीतने जा रहा है, मगर मैं समझता हूं कि अगर हम सभी लोग जो समाज की बात करते हैं, जो शोषित पीड़ित उपेक्षित समाज की बात करते हैं, अगर हम सभी लोग उसके लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो हम एक दूसरे को भी सहयोग करना चाहिए। हो सकता है कि हम सभी का गठबंधन अलग अलग हो पर हम लोगों को सहयोग करके उस समाज के हित में काम करना चाहिए, सिर्फ अपने हित में काम करने के बजाय। और पीस पार्टी लगातार ये कोशिश करे। एक दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा, एक दूसरा मुद्दा आपके पास दोबारा आऊंगा ना, एक दूसरा मुद्दा आपके पास दोबारा आऊंगा तो डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए इसमें भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव इसने एक लाइन अपनी तरफ से बड़ी की थी और उसकी बात इस बात में दम भी लगता है कि उसने सत्ता में रहते हुए जब उसके चीजें थी तब उसने सैक्रिफाइस किया अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जिन चीजों या जिन उसूलों के लिए वो साथ में है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या ओपी राजभर साहब, उनके बेटे अरुण राजभर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अरुण राजभर इस मामले में क्या बाकी पार्टियों से जो बिरादरी की सियासत कर रहे हैं उनसे अलग है क्या? ये एक बात है जो आपको अलग है। जिस तरीके से आपने सवाल किया है, अगर हम अलग नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में हम अलग दिखते भी नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस उम्मीद के साथ लीडर चुन करके सदन में भेजती है, वो लीडर अपने समाज के लिए क्या कर रहा है वो समाज जानना चाहता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में सरकार में शामिल हुए, जिन मुद्दों को लेकर के शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वही लड़ाई डॉक्टर साहब भी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, वही लड़ाई सभी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जब सत्ता में जाकर के लड़नी होती है, जहां मुख्य चौखट सदन का मुख्य चौखट होता है, जहां से समाज के लिए कानून बनते हैं, वहां ये खामोश रहते हैं। वहां अपने जिस दल के साथ रहते हैं उस दल के हिसाब से काम करते हैं, वहां बोल नहीं पाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते थे, जिसमें तमाम अति पिछड़ी जातियां थी, जिन जातियों के बेटा बेटी आज तक सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए, उनको आरक्षण दिलाकर 27% का जो विभाजन था, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, 7%, 11% और 9%, ताकि जो पुलिस की भर्ती निकल रही थी, लेखपाल की भर्ती निकल रही थी, वीडियो की भर्ती निकल रही थी, उसमें उनके समाज को भागीदारी, उनको हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह काम करने से नजरअंदाज कर दिया, क्या कह करके कि ये बहुत कम आबादी के लोग हैं, ये तो बिकाऊ लोग हैं, इनको हम पैसे से और दारू से खरीद लेंगे, आपका आरक्षण देने से कोई मतलब नहीं है। हमने जगाना शुरू किया, हमने तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों को जगाने का कोशिश किया कि जागो, अपने अधिकार के प्रति सोचो। लेकिन एक बात ये बताइए कि आपके भी बंद कमरों में मीटिंगें क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, ज्वाइनिंग कमेटी के नेताओं के साथ? हर तीसरे चौथे दिन आप लोग बंद कमरे में 2-2 घंटे बात करते हैं। जो लोग टिकट के दावेदार होते हैं, जिनको टिकट कहीं से नहीं मिलता है, वो हमारे पास आता है अपना जुगाड़ सेट करने के लिए। तो जो जुगाड़ी लोग हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको टिकट दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता महसूस होगी कि नहीं को लड़ना चाहिए तो पार्टी लड़ाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, आज जनता जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात दयाशंकर जी के साथ मुलाकातें, 2-2 घंटे की मुलाकातें ओपी राजभर साहब की, अभी 9 जनवरी को लेटेस्ट मुलाकात हुई। अब उसके बाद हुई वो जो सार्वजनिक नहीं हुई है तो पता नहीं मुझे, ये मुलाकातें होती तो क्या बात होती है? देखिए, संबंध एक पारिवारिक संबंध भी होते हैं, एक राजनीतिक संबंध होते हैं। हम लोग के बहुत पुराने रिश्ते हैं, जिसका भेद मीडिया को नहीं मालूम। नहीं, यही तो बात। अगर मीडिया इस बात को जान जाती तो फिर हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे बलिया के रहने वाले और बहुत पुराने हमारे संबंध है। आज देख रहे हैं कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज परिवार कल्याण मंत्री महिला आज वही सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं को क्या सुरक्षा दें? आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें मीडिया नहीं जानती, तो आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं।
आज क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आप जिनके साथ आज गठबंधन में हैं, आप उनके साथ गठबंधन में रहेंगे? ये जो कमरे में मीटिंगें हो रही हैं, ये सिर्फ पारिवारिक मीटिंगें हो रही हैं। चुनाव के बाद के समीकरणों में अगर आपको उधर जाने की जरूरत पड़ी वापस, तो आप जाएंगे नहीं, ये गारंटी देते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत आईने की तरफ साफ रख करके काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो पूरी ईमानदारी के साथ थे। जो कमिटमेंट हमने उनसे किया था वो पूरा न होने की वजह से हम उनसे अलग थे। हमने सत्ता छोड़ा इसीलिए थोड़ी, हमारे पास 3 विभाग थे, हम लोग 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 7 निगम। हमने इसीलिए सत्ता छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों के साथ धोखा किया, पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया। आपको याद होगा, ये भारतीय जनता पार्टी 2017 में अपने संकल्प पत्र में कही थी कि हम शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे। 5000 से ज्यादा शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर दी। 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। उर्दू के शिक्षक भर्तियों में भारतीय जनता पार्टी। अब दरवाजे बंद है ना उधर के? तो ये तो 100% है कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाली हर रोड आपके लिए अब बंद है हमेशा के लिए? देखिए, वो तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। नहीं, आपकी तरफ से जाने वाला रास्ता हमारे तरफ से स्पष्ट है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाज लोग हैं, पिछड़ों को धोखा देते हैं। एक बार मैं इसको फिर से चाहूंगा आप दोहरा दें, हम इसको ऑन रिकॉर्ड रखेंगे, आने वाले दिनों के लिए भी सुरक्षित रखेंगे कि आप किसी भी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आप ये बात कहते हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सबकी भागीदारी और सबको न्याय, सबकी हिस्सेदारी देने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई पिछड़ा नहीं जाएगा, ना कोई दलित जाएगा, ना कोई अल्पसंख्यक जाएगा और ना कोई ब्राह्मण जाएगा। एक सेकंड, मैं जरा इसका डॉक्टर साहब से जवाब ले लूं। डॉक्टर संजय निषाद, कोई पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? 2014 से सारे पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली सरकारें पार्टियों से दूर जा रहे हैं। 5 बार सरकारें रही जिनके साथ हैं, कभी 5 काम भी पिछड़ों के बच्चों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए नहीं किया। अगर किए होते तो आज उसको पढ़ते, बहुत लंबी लिस्ट बना देते, 5 बार बहुत होता कि हम इन जातियों के साथ ये हमने काम किया और इनके साथ किया। मैं खुद ही कैसे पिछड़ों के ना, हम लोग तो अभी ऐसे पिछड़ों और दलित विवाद पिछड़ों में लटकू राम है हमारी जातियां में। हम पिछड़े में हैं, अनुसूचित में हैं। यह इसी तरीके से दशा है कि 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से निकाल दिया कि वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं? नहीं भाई, उसको पूरा करिए कि कैसे सभी जातियां जाएंगी। कि जब 7 जून 2015 को मैं रेल रोक रहा था और अपनी आवाज को केंद्र सरकार को पहुंचा रहा था, और वहीं राजस्थान में 1 महीने से गुर्जर और जाट आंदोलन था, एक डंडे नहीं लगे, गोली मार दी गई और पूरे के पूरे कितने तांडव हुए। हम लोगों को 37 लोगों को जेल में भेजा गया, 302 का फर्जी मुकदमा हुआ। कैसे 18% मछुआरा समुदाय के साथ जाएगा भाई, कौन सा काम कर दिया इन लोगों ने। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भर्ती किसकी होती थी, किस तरीके से, और जातियों के साथ सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट की बात कहते हैं, यही कहते हैं कि 27% आरक्षण में केवल अखिलेश जी के लोगों का कब्जा हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से उसको पूरा हो जाने दीजिए। पिछड़े 27% लोगों के भर्तियों में आज के दिन में किसी भी विभाग में जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बार-बार याद दिलाते हैं, मैं जानकारी दे रहा हूं समाज को। ये बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं उठ के चला जाऊंगा। बोल रहा हूं, आपके जवाब दे रहा हूं सर। जवाब पूरे मेरी बात आधे मिनट और रुक जाइए, हम आप एक बात बोल रहे जिसे कहिए हम शासित रहे, बाप बेटा वही आदत है। मैं कह रहा हूँ चुप रहिए, पहले नहीं सकते हैं, आप शासित रहिए, बोल लीजिए। पहले पूरा दर्द हो रहा है ना, अभी दर्द हो रहा है क्योंकि मैं यही बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि एक नाम आप भूल जाते हैं, इनका यही बोलूंगा, भूल जाते हैं, यही बोलूंगा अखिलेश निषाद का इसकी हत्या हो गई थी। मैं कह रहा हूँ अखिलेश निषाद की हत्या किसने कराई? समाजवादी पार्टी की गोली ने कराई, समाजवादी पार्टी ने कराई ना, जहाँ है अखिलेश
निसाब को गोली ने मारी, आरक्षण नहीं पुलिस ने, आपने पहले उसे हटने का क्वेश्चन मत करिए आपको, पुलिस ने भारत पार्टी की सरकार थी, 500 का बने हुए क्या पिछड़ों के माइंड करने वाले लोग आप हमारे राजनीतिक चिंता छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों का रहनुमा कौन है? जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, जो भाजपा के साथ जा रहा है, या जो इन दोनों के साथ में जाकर कहीं और अपनी सियासत कर रहा है? कौन है पिछड़ों का असली नेता? बता रहा हूं, इनके पिताजी ने खुद कहा रखा है, जो साइकिल बटन दबाएगा वो पिछड़ा, वो अपने माँ बहन बेटी को जरूर उठेगा। एक सेकंड, इसका जवाब, एक सेकंड, ये बात, ये अरुण आपकी बात पर कैसे एतबार करें? डॉक्टर संजय ये कह रहे हैं कि आप ही के पिताजी कहते थे कि जो साइकिल बटन दबाएगा वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ इंसाफ नहीं करेगा, और आज आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाए। आपकी किस बात पर एतबार करें हम? डॉक्टर साहब बराबर जिक्र करते हैं गोरखपुर का कि हमने बहुत आंदोलन किया, बहुत लड़ाई लड़ी, हमने कुर्बानी दिया। उस कुर्बानी को भूल जाते हैं जिसमें अखिलेश निषाद की शहादत हुई। आज अखिलेश निषाद आरक्षण के लिए इनके साथ आया था कि हमको आरक्षण मिलेगा, हमारा समाज नौकरियों में हिस्सेदार होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण का नाम लेने का जुर्म जो है ये कर नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वहाँ आरक्षण की बात करते हैं। अब वो अपने बेटे की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, पार्टियों में की बात नहीं कर रहे हैं। इन छोटी पार्टियों में भी जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे भी आपने बात देखी है। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी प्रभात सभा के प्रेमचंद बिंद साहब से पहले मैं जवाब दे दूं तब आगे, तो आपके पास मैं पूरा जवाब दे दूं तब। कितनी देर? नहीं, अभी 1 मिनट का। हाँ जी। क्योंकि जो कह रहे हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्या कभी इन्होंने राजभर समाज के आरक्षण के लिए कोई आंदोलन किया? मेरे जैसा आंदोलन किया है, और अमित शाह जैसे लोगों को रैली में बुलाकर अपनी आवाज उठाई है। मैंने झूठ हमारे छोड़ना चिंता करिए, हम लोग अरुण जी मैं एक विषय जरूर रखूंगा। पिछड़ों की बात आई है तो मैं थोड़ा सा कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा कि 2004 में जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार लंगड़ी थी, उनको समर्थन कौन दे रहा था? आज पिछड़ों की बात उठा रही। मैं एक छोटा सा विषय आपकी जानकारी में लाऊंगा। 2007 में पिछड़े वर्ग के लिए नीट का जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं, नीट, जिसकी बड़ी चर्चा पिछले दिनों पर हो रही, उस पर जब आरक्षण नहीं दिया गया तो पिछड़ों के समर्थन से जो सरकार चल रही थी, जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है, उनकी तरफ से किसी ने कोई आवाज उठाई? मेरा विषय ये आप तो कह रहे हैं, मेरा विषय पूरा। अच्छा ठीक। 2004 से 2009 यूपीए से पहले भी यूपीए के जो सरकारें थी उनमें हमारे आपके जो सहयोगी दल है वो सरकार में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। रक्षा मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद भी था। उस दौरान ना पिछड़ों को केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण था, ना नवोदय विद्यालय में आरक्षण था, ना और भी बहुत सारी जगह स्कूल में आरक्षण था। मुझे विषय पूरा करना है। आप करिएगा। मेरे पास 2 मिनट कुल बचे। मुझे जरा बिंद साहब से प्लीज बात करने दीजिए। आप तो प्लीज मेरा लास्ट प्लीज आ रहा हूँ आपके पास। रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी पिछड़ों के लिए सैनिक स्कूल में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, इसका जवाब अगर मेरा छोटा भाई अरुण दे दें तो मुझे लग रहा है। प्लीज देखिए, अब नहीं, अगर आप मेरे पे छोड़ रहे हैं तो मुझको आप जरा बिंद साहब से बात करने दीजिए, फिर मैं आपके पास सवाल आपके सामने रखिए गए। अब मैं जरा आपसे प्रेमचंद बिंद साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किसके साथ टच में हैं अभी, किसके साथ बात बन रही है, समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सन 1995 से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान और विकास के लिए संघर्ष कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं पिछड़ों में भी सबसे अधिक आबादी अति पिछड़ों की है, जो कि भारत में लगभग 34%।
तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों ने इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और उन्हीं अति पिछड़ी जातियों ने हिंद केवट समाज एक बहुत बड़ी संख्या में रहने वाला समाज है। पाल है, प्रजापति है, नाई है, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही सवाल ही है। मेरी बात तो सुनिए, जिन पार्टियों ने जातियों को इस्तेमाल किया उन्हीं के साथ गठबंधन की बात किसी तरह से बन जाए, इसकी तड़प क्यों रहती है इन पार्टियों की? देखिए, आज जहाँ तक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की बात है, हमने 26-27 सालों से लगातार संघर्ष किया है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास मिशनरी कार्यकर्ता है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी एक कारवां, एक मिशन, एक आंदोलन, एक मूवमेंट है। सीमित संसाधनों में 2012 में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 2 जगह पर दूसरा स्थान, 2 जगह पर तीसरा स्थान, 6-7 जगहों पर चौथा पहला स्थान आ रहा है इस बार। स्थान भी प्राप्त किया है। तो ये आप ये लाल रंग के साथ है, इधर जो पीला टाइप का रंग है उसके साथ जा रहे हैं क्या? ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अभी अकेले, अभी तो अकेले हैं, तो बाद में से बन जाए। यूपी के 150 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों का प्रचार प्रसार मजबूती के साथ चल रहा है, मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। इस समय गठबंधन की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात चल रही है। उन्होंने अभी आवाज भी कही कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबने दलितों को केवल इस्तेमाल किया है, पिछड़ों को केवल इस्तेमाल किया है। तो फिर ऐसी ही पार्टी बड़ी पार्टियों के साथ फिर से जाकर जुड़ने की मंशा क्या होती है? फिर से इस्तेमाल होने की होती है क्या? या जो बातें कही जा रही होती है वो बातें सिर्फ कहने की होती है, एक्चुअली मंशा को शौक होती है? अरुण राजभर को जवाब देना चाहते हैं आशीष जी की बात होगा। जल्दी से 1 मिनट है मेरे पास कुल, लेकिन प्रेमचंद साहब पहले अपनी इस बात का शायद जवाब देना चाहते हैं। 30 सेकंड आप दोनों। देखिए, जो समय और परिस्थितियां हैं, आज गठबंधन का दौर चल रहा है और इस गठबंधन के दौर में यदि आप अपनी बात को सदन में बुलंदी के साथ नहीं रख पाते हैं तो भी आपको हर हिस्सा कैसे मिल सकता है सदन के माध्यम से। तो ऐसी परिस्थिति में जो तमाम दल जैसे सपा, मतलब आपके कहने का ये है कि ये वो बेलें हैं जो किसी बड़े पेड़ के सहारे टेंड्रिल की तरह उसके ऊपर जाकर पहले चढ़ना चाहती हैं और फिर खुद एक वृक्ष बनना चाहती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आज बड़े पेड़ को भी छोटे पेड़ों की जरूरत है। ठीक है। आज यहाँ पर देखिए और लोग पार्टी में सत्ता और सरकार चलाते हैं। सत्ता और सरकार किसी की बकौती नहीं है। अरुण राजभर साहब, आपने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी के सामने सारी बड़ी बड़ी पार्टियां भारत की छोटी पड़ गई। झारखंड में आपने देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां छोटी पड़ गई। इसलिए देखिए, आज जहाँ तक इस्तेमाल करने की बात है, जैसे सपा बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग भी आरक्षण के लिए सही तरीके से काम नहीं किए। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, शिकायतें हैं, विशेष की बात होती है। ठीक है, प्रेमचंद साहब आज्ञा दीजिए मुझको कि मैं अब इस सेशन को। और एक बात आप देख रहे हैं, माइक आप लिए हुए अरुण राजभर का जवाब उनको देना था, आप उनको देने नहीं दे रहे हैं और वो इस बात से राजी हैं। हो सकता है बात बगल में भी बन जाए, बात करके देखिए तो सही एक बार। चलिए, और इसी के साथ ये, लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं, प्रेमचंद बिंद शुरुआत में मुझे लगा कि उतना मैंने इनका टीवी अपीयरेंस, मीडिया अपीयरेंस नहीं देखा कि आप इतना बोल पाएंगे, वैसा बोलते होंगे। आपने देखा कि कैसे कैसे बोल रहे हैं, बल्कि मजबूती के साथ अपनी बातें रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी सत्ता सियासत किसी के बाप की बकौती नहीं है। और अगर ऐसा कहने का दम ये पार्टियां रख रही हैं तो समझ लीजिए कि जिन रीजनल एस्पिरेशंस की बात की जाती है वो आज कितने मजबूत हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सियासत अगर कभी कमजोर होती है तो रीजनल एस्पिरेशन पर फर्क होता है। इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों से जो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं, कहीं गुंजाइश रह गई हो, उसके लिए ना पूरी बात देखिए, आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ। आपसे शिकायत है, अच्छा, तो आप टाइम ये देखिए, ये शिकायत भी छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए कर्मत आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक मिनट समय लूं, सभी से अपील कर दूं जितने साथी यहाँ बैठे हैं, शायद सबको मेरी अपील अच्छी लगे। मैं आप सभी विपक्ष के हैं जो इस समय गवर्नमेंट में है, बीजेपी के साथ में है या हमारे साथी जो हैं, एक मुद्दा हमको और उठाना चाहिए, एक समान शिक्षा। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नहीं है, एक तरफ प्राथमिक विद्यालय है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल।
जो गरीब का, किसान का, कमजोर का बच्चा नहीं सब बोला है क्या आपका बाकी होगा आपको बहुत धन्यवाद। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अपर्णा यादव अभी समाजवादी पार्टी के खेमे से भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र पूजा के लिए निकली हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुई। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पहले जब आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे तो क्या तब राष्ट्रवाद की मंशा नहीं थी? इस तरह के और भी कई सवाल अपर्णा यादव हमारे साथ होंगी यहाँ अगले सेशन में। उस सेशन के लिए जुड़े रहिएगा टीवी 9 भारत फर्स्ट के साथ।